बार फिर आपका स्वागत है। तीसरे दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली बार अमेरिकी हलचल दिखी है। 3 अमेरिकी विमान यूक्रेन एयर स्पेस के पास पहुंचे हैं। 3 घंटे से यूक्रेन बॉर्डर पर मंडरा रहे हैं विमान। एक अमेरिकी विमान जासूसी के लिए है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 2 विमान हवा में ईंधन भरने वाले हैं। तो 3 अमेरिकी विमान यूक्रेन एयर स्पेस के पास मंडरा रहे हैं। 3 घंटे से यूक्रेन बॉर्डर पर ये विमान मंडरा रहे हैं। एक अमेरिकी विमान जासूसी के लिए है तो 2 ईंधन भरने वाले विमान हैं हवा में। तो यूक्रेन और रूस का जो हमला है वो लगातार जारी है। युद्ध तीसरे दिन भी रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली बार अमेरिकी हलचल दिखी है और 3 अमेरिकी विमान यूक्रेन एयर स्पेस के पास पहुंचे हैं और 3 घंटे से लगभग ये वहीं पर मंडरा रहे हैं जहां की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एक अमेरिकी विमान जासूसी के लिए है और 2 विमान हवा में ईंधन भरने वाले विमान हैं। तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील वक्त हो चला है यूक्रेन के लिए। हालांकि तो तीसरे दिन भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इस बीच अमेरिकी हलचल नजर आई है जहां 2 विमान हवा में ईंधन भरने वाले अमेरिका के दिखाई दिए हैं और एक जासूसी के लिए अमेरिकी विमान वहां पर 3 घंटे से मंडरा रहे हैं। तो 3 अमेरिकी विमान के मंडराने की जो जानकारी है वो मिल रही है। औरैया के दिव्यांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दिव्यांशु, यूक्रेन से तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली आ रही हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। आप यूक्रेन में इस वक्त किस इलाके में हैं? यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में उस रोड में बैठे हुए हैं और उस रोड में भी थोड़ा दहशत का माहौल है, लेकिन बाकियों जो दूसरे शहर वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही दहशत का माहौल है। जैसे कि बच्चे फंसे पड़े हैं उसमें, जैसे कीव, खार्किव, इवानो, ओडेसा, तो इन सब जगह पे फंसे पड़े हुए हैं। ठीक है, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आपको? युद्ध शुरू होने के बाद से क्या जरूरी सामान और रोजमर्रा की चीजें ठीक से मिल पा रही हैं या नहीं? यूक्रेन की जो सरकार है और स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ मदद मिल पा रही है अभी? ये इन सबको बचाने के लिए यहाँ से उस रोड से सेफेस्ट जगह अभी यहाँ की सरकार को कहीं नहीं दिखी, तो उसका कहना है कि सभी को वापस वेस्टर्न पार्ट में ले जाया जाए। तो और बाकी कर्फ्यू लगा हुआ है, सामान हमने थोड़ा कलेक्ट करके रख लिया है, इवैक्यूएशन जब होगा। ठीक है, जिन इलाकों में स्थिति बेहद खराब है उन इलाकों में भारतीयों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? भारत सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन कराए और हम सब बहुत ज़्यादा दहशत भरे माहौल में हैं, जिससे हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही और हमें हमारे परिवार को सबको बहुत हर तरीके की टेंशन्स हो रही हैं, जिससे हम पर भी इफेक्ट पड़ रहा है।
तो आप सुन रहे थे दिव्यांशु को, यूक्रेन में क्या स्थिति है, क्या हालात है, खुद उनकी जुबानी आपको हम सुना रहे थे। तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की दहशत हरदोई में भी देखने को मिल रही है। दरअसल हरदोई की 2 बेटियां यूक्रेन में एमबीबीएस की छात्रा हैं और दोनों अभी वहीं पर फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि हरदोई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र यादव की बेटी वैशाली भी यूक्रेन में फंसी हुई है। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी किया है जिसमें वैशाली वहां के हालात बता रही हैं। हरदोई में बैठे वैशाली के परिजन भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस किसी तरह बेटी वापस आ जाए। मैं यहाँ यूक्रेन इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ़्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में हैं। आगे की सिचुएशन का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं भी यूक्रेन की इवानो सिटी में हूँ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ से मूव कर चुके हैं। रोडों पे एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। जितने भी बाकी लोग हैं, इंडियंस हैं या फिर जहाँ के भी लोग हैं, वो सब सिर्फ अपने फ्लैट में बंद हैं। एकदम से कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने फ़्लाइट्स करवाई हुई थी 2 दिन बाद की। तो इसलिए तो हम बस वेट कर रहे हैं कि इंडिया से कब हमारे लिए हेल्प आएगी और हम यहाँ से निकलेंगे। तो वहीं यूक्रेन संकट पर आज सीसीएस की बैठक होगी। यूक्रेन संकट पर मंथन करेंगे पीएम मोदी। आज 12 बजे सीसीएस बैठक में यूक्रेन पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आज यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। तमाम जो भारत के छात्र हैं वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनकी यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द उन्हें वापस वतन लाया जाए, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चली है। इसीलिए ये छात्र चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वापस भारत लौटे। अब देखना होगा कि आज की इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन अब तक 82 लोगों को यूक्रेन से वापस लाया गया है। 182 लोगों को यूक्रेन से वापस लाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं वापस भारत। इसीलिए यही मांग है तमाम छात्रों की जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं कि भारत सरकार कोई कदम उठाए और वापस उन्हें भारत ले आए। तो यूक्रेन संकट पर आज सीसीएस की बैठक होगी और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। यूक्रेन संकट पर मंथन करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं यूएनएससी में रूस यूक्रेन विवाद पर वोटिंग हो रही है। यूएनएससी की वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत। यूक्रेन रूस विवाद पर भारत का बैलेंसिंग एक्ट 15 में से 11 देश ने रूस के खिलाफ वोट किया है। तो 15 में से लगभग ऐसे 11 देश हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ वोट किया है। हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है और अभी फिलहाल लगातार तीसरे दिन भी यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है। भारत में कमजोर पड़ी कोरोना की तीसरी लहर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,499 नए केस आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 255 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 23,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कोरोना के 1,21,881 एक्टिव केस है। भारत में अब तक 5,13,481 लोगों की मौत हुई है और भारत में अब तक 177 करोड़ से भी ज्यादा डोज लग चुकी हैं। यूपी के चुनावी रण में इन दिनों बाबा का बुलडोजर खूब चल रहा है। बुलडोजर वाले हथियार से योगी अखिलेश यादव जमकर जुबानी प्रहार करते रहे हैं और अब जब लड़ाई 6वें चरण के लिए छिड़ने वाली है, इससे पहले योगी ने अपने इस धारदार हथियार का इस्तेमाल सपा के खिलाफ तेज कर दिया है।
योगी जिस रैली में जाते हैं वहां बुलडोजर का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। वो हर जगह बताते हैं कि कैसे बुलडोजर से उन्होंने माफियाओं को खत्म कर दिया है और 10 मार्च के बाद बुलडोजर को लेकर उनका क्या प्लान है। और अब तो बकायदा योगी की हर रैली में बुलडोजर खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश योगी के इसी बुलडोजर पर चुटकी लेना नहीं भूलते। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश उन्हें बाबा बुलडोजर बुलाते हैं। तो कुल मिलाकर यूपी के चुनावी समर में बुलडोजर छाया हुआ है। हालांकि 10 मार्च को यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके हसीन सपनों पर यह बुलडोजर चलेगा। चलेला जब चौक के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक यूपी से गायब भइले ओए ओए अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चौक के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। बुलडोजर नाम सुना है ना? उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। बुलडोजर के नाम से समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट रहे हैं। काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, नहीं बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बुलडोजर, जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफियाओं के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। बुलडोजर जिसके डर से यूपी में अपराधी थर थर कांपने लगे। वो बुलडोजर अब यूपी के चुनावी रण में छा गया है। इस बुलडोजर की ताकत का एहसास योगी को भरपूर है। यही वजह है कि वो जिस भी रैली में जा रहे हैं वहां इसका इस्तेमाल करना नहीं भूलते। वो यूपी की जनता को बार बार बताते हैं कि बुलडोजर यूपी की खुशहाली, विकास और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। हमने एक यंत्र बनाया है, नाम समझ गए होंगे ना? देखिए, वो यंत्र एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया की छाती को भी रगड़ते हुए बढ़ता है। बुलडोजर नाम सुना है ना? और इसीलिए आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बुलडोजर के नाम से समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट रहे हैं। योगी के इन बयानों का ही असर है कि चुनाव में बीजेपी के लिए बुलडोजर एक नया प्रतीक बनकर उभरा है। इस बुलडोजर का क्रेज चुनाव में इस कदर हावी है कि अब योगी के जनसभाओं में इसका भरपूर सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां देखो, बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। तो योगी बुलडोजर का करारा वार अपने धुर विरोधी सपा पर कर रहे हैं, लेकिन योगी के हथियार को अखिलेश ने उन्हीं पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। योगी के बुलडोजर बाबा वाली छवि पर सपा मुखिया बार बार तंज कसते हैं। अखिलेश बताना नहीं भूलते कि बाबा बुलडोजर यूपी के हित में क्यों नहीं है। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। बुलडोजर पर सियासी बवाल जमकर हो रहा है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को ये बुलडोजर किसकी जमीन तैयार करेगा और किसके खुशियों की इमारत पर दनदना कर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट वो शहर हैं जिन्हें बीजेपी ने न सिर्फ धर्म नगरी का दर्जा दिया बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है, जिससे बीजेपी को चुनाव में धार मिलती है। इसीलिए इन शहरों में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इन तीनों ही शहरों में अभी बीजेपी का भले ही कब्जा हो, लेकिन इस बार विपक्षी दलों को भी अपनी वापसी की बहुत ज्यादा उम्मीदें दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में अब बीजेपी के लिए धार्मिक नगरों में बड़ा इम्तिहान होने वाला है। 5वें चरण में जिन 11 जिलों में वोटिंग होगी उनमें धार्मिक शहरों में भी चुनाव है, जिसके जरिए बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में
चुनावी एजेंडा सेट करती आई है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, संगम नगरी प्रयागराज और चित्रकूट की जमीन पर सियासी संग्राम है, जहां बीजेपी अपने आप को बलवान मानती है। लेकिन बदले समीकरण के बीच अखिलेश ने भी बीजेपी को घेरने के लिए जोरदार प्लान बनाया है। दरअसल सीएम योगी ने कल अयोध्या में रोड शो करके भक्ति के साथ शक्ति दिखाई थी, तो 5वें चरण में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने भी अयोध्या की गलियों में जय श्री राम के नारे के साथ श्रद्धा और समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पूरा श्रेय लेती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी को घेरने से चूकती नहीं हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य के लिए 500 वर्षों से राम भक्त लगातार आंदोलनरत थे और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए सभी विवादों का पटाक्षेप होता है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर पाते? हाल के बाबा मुख्यमंत्री हैं। मैंने धनुष देखा है भगवान श्री राम जी का। जो सरकार धनुष ना बना पाए ठीक से, तीर न लगा पाए ढंग से, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? हमारा भजन स्थल देख लो, समाजवादियों का एक एक काम देख लो। समाजवादियों ने वो काम किए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। उस तरीके का विकास कराने का काम आने वाले समय में इस धार्मिक नगरी में अयोध्या में कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अयोध्या में जीत का आशीर्वाद किससे मिलेगा, ये तो भगवान राम ही जाने। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी की झोली यहाँ पूरी भरी थी और विपक्षी पार्टियां खाली हाथ ही लौटी थी। तो चित्रकूट का चित्र भी भगवा से रंगा था और प्रयागराज में भी बीजेपी का ही राज था। लेकिन इस बार अखिलेश भी बीजेपी के एजेंडे पर ध्यान रखकर ही एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। 5वें चरण में धार्मिक नगरी, पिछले चुनाव में नतीजे। पिछले चुनावों में अयोध्या की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। वहीं चित्रकूट की दोनों सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। इसके अलावा प्रयागराज की 12 सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 अपना दल, 2 बीएसपी और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी धार्मिक शहरों में बम बम करती है। लेकिन क्या इस बार भी धार्मिक शहरों में बीजेपी फिर से जीत की घंटी बजा पाएगी? क्योंकि अखिलेश के पास समीकरण है, तो बीजेपी को वोटों के ध्रुवीकरण की आस है। ऐसे में धार्मिक नगरी के सियासी इम्तिहान में किसका प्लान कामयाब होगा, ये भी देखना इस बार दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जिसने यूपी में अपनी सरकार बनाई उसको दिल्ली का रास्ता साफ दिखाई देता है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अब बारी 5वें चरण की है। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए मतदान किए जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की और जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया। तो चलिए देखते हैं कि 5वें चरण के चुनाव प्रचार थमने से पहले किस नेता ने कहां हुंकार भरी। यूपी के 403 विधानसभा सीटों के लिए सियासी उठापटक जारी है। हर पार्टी लखनऊ की गद्दी पर बैठने की तैयारी में है और जनता के बीच जाकर कई वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने जा रहा है। अब तक 4 चरण निपट चुके हैं और 5वें चरण की तैयारी है। सीएम योगी ने प्रयागराज के हंडिया में हुंकार भरी तो विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, अब तक 4 चरणों में हुए मतदान के रुझान बताते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के लिए बुक करा दिए हैं। इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है कि जो लोग पहले जेब में तमंचा रखकर राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अब वो बजरंग बली का गदा लेकर घूम रहे हैं। वहीं चित्रकूट में भी सीएम योगी ने समर्थकों के साथ दम भरते हुए कहा कि 2017 के बाद चित्रकूट में बिजली मिल रही है। अब कोई भेदभाव नहीं होता। पहले ईद और मुहर्रम पर बिजली आती थी और दिवाली होली पर बिजली गुम हो जाती थी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनने के बीजेपी के तमाम दावों के बीच बीजेपी की तैयारियां भी बड़ी जबरदस्त है। सीएम योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी जुटे हुए हैं।
प्रयागराज में तो समाजवादी पार्टी को खूब आड़े हाथों भी लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं। इन 4 चरणों में हुए मतदान में सपा बसपा का सूपड़ा साफ है और फिर से एक बार बीजेपी 300 पार है। सिराथू विधानसभा पर भी अमित शाह ने हुंकार भरी और सपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी को जिताने के लिए जनता से अपील की और कहा कि सपा परिवारवाद की पार्टी है और संपत्ति इकट्ठा करने में ही लगी रहती है। अखिलेश यादव चश्मा पहनते और एक कान से उनको एक ही जाति और दूसरे कान से एक ही धर्म के लोग नजर आते हैं। 5वें चरण के आखिरी दौर में अखिलेश यादव भी हर मोर्चे पर बीजेपी का सामना करने को तैयार है। अखिलेश अयोध्या पहुंचे तो सपा प्रत्याशी पवन पांडे के लिए वोट मांगे। बीजेपी पर आरोपों की बौछार की और कहा कि जिस एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री उतरे थे वो समाजवादियों ने दिया। अगर समाजवादी ना बनवाते तो शायद पीएम भी ऐसे हाईवे पर उतर ही नहीं पाते। अगर उन्होंने अपनी समझ और सोच से बनाया होता तो गुजरात में क्यों नहीं बना लिया। इसके अलावा कहा कि यूपी में बीजेपी ने किसान गरीब व्यापारियों के लिए कुछ किया ही नहीं। वहीं कौशाम्बी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया, जहां सपा पर वो भी जमकर बरसे और कहा कि आतंकवादियों के तार समाजवादी पार्टी के लोगों से जुड़े हैं। नवाब मलिक जो आतंकियों से जमीन खरीदते हैं, अखिलेश उनके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। जेल और बेल वाले उम्मीदवार उनकी सूची में थे। सपा बीजेपी के बीच में सियासी लड़ाई जारी है। इस बीच यूपी में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस भी जीत के लिए हर चाल चल रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर प्रियंका संभाले बैठी है। ऐसे में प्रियंका गांधी अमेठी में बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ जनता से कई वादे भी कराई। रोजगार महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा तो वहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी खूब बनाया। वहीं जगदीशपुर में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री आकर वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे और पूरा देश जानता है कि मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया था, फिर उसी पर 3 काले कानून भी लागू कर दिए। यूपी की जनता के साथ ये छल करने वाले लोग हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट पर रेट गिर रहा है, हिंदुस्तान इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल खरीद रही है, तो फिर पैसा कहां जा रहा है? आपके जेब में तो नहीं जा रहा। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, अगर मेरे जेब में नहीं जा रहा है तो किसके जेब में जा रहा है? अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, अगर किसान के जेब में नहीं जा रहा, अगर छोटे व्यापारी के जेब में नहीं जा रहा, तो कहां जा रहा है भाई? यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यूपी की सियासत में जाति धर्म का अपना ही महत्व है। जबकि विकास के एजेंडा सभी पार्टी के घोषणा पत्र में तो है, लेकिन लड़ाई तो जाति और धर्म के नाम पर ही नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में जनता का मूड क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर मेरठ से, जहां मामूली बात पर चचेरे भाइयों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में सुधीर नाम के युवक की मौत हो गई है। कमलदीप ने चचेरे भाई सुधीर की चाकू मारकर हत्या कर दी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मेरठ से ये जानकारी मिल रही है, जहां जमकर मारपीट हुई 2 पक्षों में। मेरठ से ही खबर, जहां जैन धर्मशाला के सामने 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि टेंट एंड डेकोरेटर्स की दुकान में सामने रखने को लेकर विवाद हो गया। सामान रखने को लेकर विवाद हो गया, माफ कीजिएगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में ले ली है और जांच शुरू कर चुकी है। तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है शव को और जांच जारी है। हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक अलीगढ़ के खैर में रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड स्थित गांव संगीला के पास ये पूरी यूक्रेन में फंसा बरेली का आसिफ खान ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में बमबारी से दहशत में लोग हैं, बारिश और बर्फ गिरने से भी परेशान हैं। जान बचाने के लिए बंकर में छुपे लोग। बरेली के शेरगढ़ का रहने वाला है आसिफ।
है छात्र। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर तरफ सन्नाटा पसरा है, कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। डर का माहौल है, यूक्रेन में दहशत है लोगों के अंदर बमबारी को लेकर। उन्हें डर इस बात का है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो कहीं वो बमबारी का शिकार ना हो जाएं। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद आशिफ खान है और बरेली ज़िले से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरेली से, यूपी, इंडिया से। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है यूक्रेन में, और यहाँ बर्फ़ और ये सब पता नहीं क्या क्या यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। हम लोग अब यहाँ से जाकर बंकर में बैठेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है यहाँ पे कब क्या हो जाए, कब कहाँ से मिसाइल आ जाए, और हर 5 मिनट बाद बम की आवाज़ आती है हम लोगों को। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। हमें ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट की, प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट हमारी मदद करो। उन्नाव के गांव कोइथर में का रहने वाला छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है, जिसके चलते परिजन परेशान है। परिजनों ने पीएम मोदी से अपने बच्चे को वापस वतन लाने की गुहार लगाई है। छात्र कुलदीप यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। परिजनों के मुताबिक वहां के एयरपोर्ट पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। पिता जगदीश वर्मा के मुताबिक बेटे की पढ़ाई का 4था साल चल रहा है। कुलदीप जनवरी 2021 में अपने गांव आया था और अगस्त में पढ़ाई की वजह से यूक्रेन वापस चला गया था। पिता गांव में दवाखाना चलाते हैं। तो कोइथर गांव का बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है। कुलदीप वहां पढ़ने गए हैं, लेकिन बुरा हाल है परिजनों का रो रो कर, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि क्या उनका बेटा वहां सही सलामत है या नहीं है। हालांकि वीडियो भी बेटे ने जारी किया है, वीडियो कॉल पर बातचीत होती है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भय का माहौल है, परिवार वालों का यहां पर रो रो कर बुरा हाल है। पिता यहां पर एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन बेटा वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। परिजनों का ये कहना है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई कदम उठाए और वापस बेटे को यहाँ पर ले आए। मामला है, मेरा भाई कुलदीप कुमार वर्मा यूक्रेन पढ़ने गया था। इस समय जो है वहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है और वहाँ पे फंसा हुआ है। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी तरह से उसको बाहर लाया जाए, अपने इंडिया वापस लाया जाए, यही मोदी जी से रिक्वेस्ट है। मामला है, मेरा भाई कुलदीप मोदी जी से रहा है, और वहाँ की स्थिति टीवी के माध्यम से जो जानकारी देखने को मिल रहा है तो बड़े भयावह है। और बेटे से भी बीच में बात होती है तो बताते हैं कि पापा ठीक है, परेशान न हो, और बल्कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ अभी ठीक है और यहाँ से हम लोग निकलना चाह रहे हैं। कोई किसी प्रकार की सुविधा अगर मिलती है तो निकलते, नहीं तो हमको अभी भी 1 घंटा पहले फ़ोन आया कि हम लोगों को जो लोकेशन मिला है कि आप रोमानिया के बॉर्डर तरफ उधर आ जाइए वाहन के द्वारा, किसी वाहन के द्वारा, और उधर से हम आप लोगों को पड़ोसी देश में शिफ्ट करा देंगे। परेशान मत हो, और इंडिया का झंडा गाड़ी में आगे लगा लेना, जिस गाड़ी से आए, बस से आए या किसी वाहन से आए। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।